चलिए स्टार्ट करते। तो अपन लास्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट से। दो डेफिनेशन लिखे थे कार्बोहाइड्रेट की, एक ओल्डर डेफिनेशन जो फेल हो गई थी क्योंकि हम ओल्डर डेफिनेशन में इसको कार्बन के हाइड्रेट्स बोल रहे थे, हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2O का Y। तो ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे, और कुछ जो फॉलो कर रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट थे नहीं, इसलिए ये वाली डेफिनेशन को रिजेक्ट किया गया। तो फाइनली हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट की, कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन है। ऑप्टिकली एक्टिव लिखे थे ना वर्ड, कि ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी क्योंकि इनके पास मल्टीपल OH ग्रुप होंगे, और आइदर ये एल्डिहाइड होंगे या तो वो कीटोन्स होंगे। जैसे हमने बात की थी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और कीटोन में हमारा फ्रक्टोज में हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लिए थे, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगो, पॉली, हैविंग, हाइड्रोलिसिस करने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने मोनोसैकेराइड्स बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओलिगोसैकेराइड जैसे कि 2 से 9 तक या 11 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको अपन ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, जैसे कि सुक्रोज था हमारा, माल्टोज होता है। फिर उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन, पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि सेलुलोज, स्टार्च, मतलब दे आर मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ मोनोमर्स, ये बोल सकते हैं। और हाइड्रोलिसिस करने पर वही मोनोमर्स बाहर निकलते हैं। जैसे सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलाने से, तो उसको तोड़ने पर वही दोनों बनते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स एग्जांपल देखा था हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इसको अपन और कैसे डिवाइड किए थे, कीटोन ग्रुप होगा तो उसको कीटोसिस बोलेंगे या फिर एल्डोसिस बोलेंगे, और अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से एल्डोट्रायोस और ये एल्डोटेट्रोस, फिर कीटोट्रायोस। और अपना जो ग्लूकोज था वो कैसा था, एल्डो हेक्सोस, और जो फ्रक्टोस है वो हो जाएगा कीटो हेक्सोस, क्योंकि उसके पास भी 6 कार्बन है पर उसके पास कीटोनिक ग्रुप है। एल्डिहाइड, ये ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन है बट उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसलिए एल्डो हेक्सोस एंड कीटो हेक्सोस बोलेंगे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे फ्रॉम सुक्रोज, उसके हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, साथ में फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, दोनों ही आइसोमर्स, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। स्टार्च से बना सकते हैं, ये सब प्रिपरेशन मेथड आप लोगों ने लिखा था। ये जो हम देख रहे थे, ये क्या देख रहे थे कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे ग्लूकोज की, जिसमें ऊपर हमने देखा था कि CHO है, उसके बाद CHOH 4 बार है, सारे सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप हैं, ये 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, और लास्ट में हमारा एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है CH2OH। तो पहले अपन एविडेंसेस देख रहे थे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। उसके लिए अपन ने 2-4 पॉइंट्स लिखे थे, 2-4 एविडेंसेस लिखे थे। एक एविडेंस लिखे थे कि जब आप ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो आपको N हेक्सेन मिला था। इसका मतलब वो N हेक्सेन मिल रहा है, इसका मतलब वो ओपन चेन में होंगे, ये एक अनुमान लगाया गया था, एविडेंस दिया गया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप ही है या कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसे पता चला आपको, कि आपने बोला ना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पता चला, तो हमने उसके लिए क्या करवाया था, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका करवाए थे, ये साइनोहाइड्रिन बनाए थे, HCN के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाए थे, साइनोहाइड्रिन बनाए थे HCN के साथ रिएक्ट करके, और क्या रिएक्ट करवाए थे, हाँ ऑक्सिम बनाए थे। हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है हमारा, NH2OH इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, और ये जब ऐड हुआ था तो बनाया था ऑक्सिम, और ये जब ऐड हुआ था तो बनाया था साइनोहाइड्रिन। पर ये तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं, फिर एल्डिहाइड ही है ये कैसे प्रूव किए थे अपन, एल्डिहाइड है ये कैसे प्रूव किए थे, हाँ एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लिखा तो है सामने देखो, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमने अपने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया मतलब वो एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन वीक वाले से नहीं होता है। सुन रहे हैं क्या, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMNO4 या K2Cr2O7। वीक वाले से सिर्फ एल्डिहाइड ही हो पाता है ऑक्सीडाइज, तो ये हो पाया मतलब डेफिनेटली उसमें एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या, एडिशन रिएक्शन से ये जरूर प्रूव हो गया कि C डबल बॉन्ड O तो है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, पर वो कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड में भी होता है
और वो कार्बोनिल ग्रुप तो हमारे कीटोन में भी होता है। तो उन दोनों में से कौन है, उसके लिए अपन ने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ब्रोमीन वाटर, जिसने उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में। क्लियर है? उसके बाद ये वाला टेस्ट से अपन क्या प्रूफ कर रहे थे कि 5 OH ग्रुप है हमारे ग्लूकोज में, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। उसके लिए अपन ने क्या किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका एसिटिलेशन करवाया था, और सब जगह जितने भी जगह OH था वहां पे एसिटेट बन गया था। पेंटा एसिटेट लिखे थे इसको अपन, पेंटा एसिटेट बनाए करके लिखे थे ना। और लास्ट एक एविडेंस देखे थे कि पांचों में एक प्राइमरी है। ये कैसे पता चल रहा है? तो हमने क्या किया था, अपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाया था, साथ में ग्लूकोनिक एसिड को, जो कि ऑक्सीडेशन के बाद मिला था, दोनों को ऑक्सीडाइज कराया, तो दोनों ने सेम प्रोडक्ट दिया। इसका मतलब क्योंकि इसमें भी एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो इसमें भी रहा होगा, तभी दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, बाकी 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे एविडेंसेस हमने क्यों दिए थे? जस्ट टू प्रूव ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहीं तक हुआ था। लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे? अच्छा, वो कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया था ना, डीएल वाला, है ना, वो भी अपन लास्ट देखे थे कि ग्लूकोज डी और एल दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आता है, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या था कि एक ऐसा कंपाउंड जो आने वाली लाइट को, आइदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट या लेफ्ट रोटेट करते हैं, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और उसके लिए उनके पास एक किराल कार्बन होना जरूरी होता है, जो कि एक ऐसा कार्बन होता है जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा रहता है, जो कि हमारे पास ये वाला कार्बन है। दिख रहा है आपको ये वाला कार्बन? यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ एल्डिहाइड है, और ये तो पूरा एक ग्रुप है अलग से। तो ये एक कार्बन है हमारा, जो कि कैसा, किस टाइप का है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है। तो ये वाला ग्लूकोज जो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। इसका ओरिजिनल नाम अपन ने क्या लिखा था कि करेक्ट नेम ग्लूकोज का क्या होता है, डी प्लस ग्लूकोज, कैपिटल डी, फिर हाइफन देके ब्रैकेट के अंदर प्लस, फिर हाइफन देके ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज को स्पेशली ग्लूकोज ना बोल करके क्या बोलेंगे, डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें डी का मतलब क्या था, नहीं नहीं नहीं, प्लस का मतलब डेक्सोरोटेटरी था, डी का मतलब था, वो डी और एल दो कॉन्फ़िगरेशन थी। जो डी क्या बता रही थी, डी का मतलब है कि ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH है, ये राइट साइड में अगर है तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। और मान लीजिए अगर इसका मिरर इमेज बनाता हूं, इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो OH लेफ्ट में नहीं आ जाएगा, देखो ना, ये OH इधर बनेगा, हाँ है ना, और ये वाला कार्बन इधर बनेगा, तो ये लेफ्ट में आ गया, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे अपन, एल। और अगर ये डी प्लस लिखा है, इसका मतलब ये क्या है कि डी कॉन्फ़िगरेशन वाला डेक्सोरोटेटरी है, प्लस वाला डेक्सोरोटेटरी होता है। समझ में आ रहा है क्या? और अपन ऐसा भी लिखे थे कि डी और प्लस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोस में डी माइनस फ्रक्टोस लिखा था हमने, उसका डी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लीवोरोटेटरी था, और ग्लूकोज में डी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डेक्सोरोटेटरी होता है। ये लास्ट एंड किए थे अपन शायद, है ना। चलो इसी आगे कंटिन्यू करते हैं। हमको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है आज, है ना, कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर का तो एविडेंस हमने दिया था, पर एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक। ऐसे कुछ पॉइंट्स और थे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर करेगा। समझ रहे हैं क्या? चलो हाँ, है नाला नेक्स्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। हाइफन डाल के लिखो इसमें, although the open chain structure of D plus glucose, although the open chain structure of D plus glucose, although the open chain structure of D plus glucose explains most of its reaction, explains most of its reactions
although the open chain structure of glucose, D plus glucose, explains most of its reactions, yet it fails to explain yet it fails to explain yet it fails to explain the following facts. Yet it fails to explain the following facts. पॉइंट वाइज लिखना. फर्स्ट पॉइंट लिखो जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं समझा पा रहा था, एंड दिस गिव राइज टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डी प्लस ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो D plus glucose does not undergo certain characteristic reactions of aldehydes. Certain characteristic reaction of aldehyde. Certain characteristic reaction of aldehydes. मतलब हमने भले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया HCN के साथ और NH2OH के साथ, बट ऐसे और भी कंपाउंड है जिसके साथ एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है बट ग्लूकोज नहीं कर रहा था. ठीक है, तो सर्टेन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड का भी हमने रिएक्शन लिखा है. NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, कॉमा एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट्स, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, कॉमा देकर के एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट, एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट. अमोनिया में वो NH2OH के साथ तो रिएक्ट कर रहा है बट बाकी सबके साथ नहीं कर रहा है. जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके साथ भी अपन ने रिएक्शन करवाया था. वो NH2Z वाले में ही ये भी था, याद है, फिनिल हाइड्रोजीन, फिर 2,4-DNP, ये सब अपन उसी में ही पढ़े थे पूरा टेबल में. ठीक है, तो सबके साथ रिएक्शन नहीं दे पा रहा था आपका ये ग्लूकोज. ठीक है, तो क्या लिखे, एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट, कॉमा 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4 हाइफन डाल के DNP डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट, ग्लूकोज रिएक्ट विथ NH2OH, ग्लूकोज रिएक्ट विथ NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइन, इसका रिएक्शन हमने पिछली क्लास में लिखा है, ऑक्सिम वाला. ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ NH2OH टू फॉर्म ऑक्सिम, but glucose pentacetate does not. मतलब ये ग्लूकोज से ही तो ये बना था ना, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. तो इसने NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्सिम बनाया. क्या बनाया? ऑक्सिम बनाया, बट सेम काम ये नहीं कर पाया. इसका मतलब इसके पास CHO ग्रुप है ही नहीं. सुन रहे हैं क्या? इनके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. एक्चुअली CHO होता है बट वो एक तरह का एसिटल टाइप का है, कंप्लीट एल्डिहाइड नहीं है. क्योंकि होता क्या है, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है ना ग्लूकोज का, वो कुछ ऐसा होता है, जो आपका एल्डिहाइडिक कार्बन है ना, वो 5वें कार्बन के साथ ऐसे साइक्लिक चेन बना रहा है. इट इज नॉट अ स्ट्रेट ओपन चेन, इट इज एक्चुअली अ क्लोज्ड चेन, जिसमें पहला कार्बन हमारा एल्डिहाइडिक होगा. एल्डिहाइड तो बीच में कहीं नहीं आएगा ना. तो ये टर्मिनल कार्बन कौन है हमारा? एल्डिहाइडिक वाला है. तो एल्डिहाइडिक कार्बन ने 5वें कार्बन के साथ एक क्लोज्ड रिंग बनाई है. सुन रहे हैं क्या? तो अब वो एल्डिहाइड प्योर एल्डिहाइड नहीं रहा. एम आई क्लियर? है ना, वो एक तरह का हेमी एल्डिहाइड हो चुका है, सेमी एल्डिहाइड हो चुका है. इसलिए वो एल्डिहाइड के सारे रिएक्शन नहीं दे पा रहा है. कुछ रिएक्शंस दे रहा है, कुछ नहीं दे पा रहा है.
ठीक है, तो दिस गिव राइज टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि ऐसा हो सकता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा बट वो साइक्लिक के कारण बाकी सारे रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट। अच्छा नहीं, इसमें क्या लिखे, बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट, फुल स्टॉप, दिस shows that this shows that the aldehyde group is absent in, this shows that the aldehyde group is absent in, the aldehyde group is absent in glucose pentacetate, glucose pentacetate, glucose pentacetate। ठीक है, एंड एक और पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट, D plus glucose exist in, D plus glucose exist in, D plus glucose exist in two stereoisomeric forms, D plus glucose exist in two stereoisomeric forms, that is alpha glucose and beta glucose, alpha glucose and beta glucose। हाइफन आके लिखना, दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय, ये अल्फा बीटा क्या होता है अपन समझेंगे आगे। अभी अपन डी और प्लस माइनस तो समझ गए, डीएल समझ गए मतलब क्या होता है, और प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। डी का मतलब तो इससे रिलेटेड है ना, इसका जो OH राइट साइड में है ना। हाँ, तो क्या लिखिए, दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेंगे, साइक्लिक। अच्छा ये तो हेडिंग में ही था ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो नीचे लाइन में लिख लो, दिस गिव राइज टू, दिस गिव राइज टू, दिस गिव राइज टू cyclic structure of glucose, this give rise to cyclic structure of glucose which do not have a free aldehyde, which do not have a free aldehyde, which do not have a free aldehyde group, which do not have a free aldehyde group, but instead have, but instead have, but instead have cyclic hemiacetal, cyclic hemiacetal, but instead have cyclic hemiacetal structure, cyclic hemiacetal structure। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, this is applied to all the monosaccharides, this is applied to all the monosaccharides। जैसे ग्लूकोज के लिए अपन बोल रहे हैं, सेम चीज हम कीटोन के लिए यानी कि फ्रक्टोज के लिए भी बोलेंगे, कि वहां पे भी कीटोन ग्रुप कंप्लीट नहीं है, वो कैसा है, कीटल है। वो क्या, जैसे हम इसको एसिटल बोलते तो वो क्या हो जाएगा, कीटल, हेमी एसिटल, तो वो हेमी कीटल। ठीक है, द सेम अप्लाइज टू ऑल दी मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, सिंस मोनोसैकेराइड्स कंटेन अ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, सिंस मोनोसैकेराइड्स कंटेन अ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, since monosaccharides contain a number of hydroxyl group, जैसे ग्लूकोज के पास ही 5 है, and an aldehyde or a keto group, and an aldehyde or a keto group, aldehyde or a keto group, comma, therefore any one of the OH group, therefore any one of the OH group, therefore any one of the OH group may combine with the aldehyde or keto group, may combine with aldehyde or keto group, may combine with aldehyde or keto group
टू फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल और हेमी कीटल। इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल और हेमी कीटल। देखो इंट्रामोलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, इसके पहले भी अपन ने एसिटल कीटल पढ़ा है ना, एल्डिहाइडिक चैप्टर में ही अपन हेमी एसिटल हेमी कीटल पढ़ते थे। क्या होता था? एसिटल डाई एल्कोक्सी बोलते थे ना, जेम डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड्स आर एसिटल। हेमी एसिटल में एक ही ओ आर आता था, बट एसिटल में दोनों जगह ओ आर आया था। मतलब कुछ ऐसा होता था स्ट्रक्चर कि हमारा ये कार्बन में एक जगह ओ आर लगा है, दूसरी जगह ओ एच लगा है ना। अगर ये भी रिप्लेस हो जाएगा ओ आर से, तो इसको अपन नाम देते थे एसिटल और इसको बोलते थे हेमी एसिटल। और कीटल वाला तो साइक्लिक कीटल बनाता था, उसके लिए अपन अल्कोहल कौन सा लेते थे? CH2OH एंड CH2OH। तो कीटल में लगता कैसा था? लाइक दिस, OCH2OCH2, एक तरह का साइक्लिक कीटल। ये अपन पढ़े न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं कि किसी भी OH के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज में, किसी भी OH के साथ कीटोनिक ग्रुप फ्रक्टोज में क्या बनाएगा? एक क्लोज चेन बनाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ये आपका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें पहला कार्बन एल्डिहाइडिक है और पांचवें कार्बन का OH लगा जुड़ करके इसके साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आपके पूरे रिंग में 6 मेंबर है। कैसे 6 मेंबर है? 5 तो कार्बन ही है और 6वां ऑक्सीजन है। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी? एक 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि नॉर्मली हेक्सागन बन सकता है, जिसमें हेक्सागन में 5 जगह तो कार्बन रहेगा, पर 6वीं जगह क्या रहेगा? ऑक्सीजन। इसको बोल रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और कीटोनिक वाले में क्या होगा समझना, कीटोनिक वाले में ना कीटोन ऊपर तो नहीं होगा, कीटोन तो कहीं बीच में ही होगा ना, कीटोन कभी भी कॉर्नर में थोड़ी ना होता है। तो यहां पर कीटोनिक के ऊपर एक कार्बन और है, तो यहां पे क्या होगा? 5, और अगर यही मिल गया तो ये 5 मेंबर रिंग ही बना पाएगा, क्योंकि कीटोन के ऊपर एक कार्बन छूट जाएगा और इसके नीचे एक कार्बन छूट जाएगा, तो 4 ही कार्बन आ पाए ना रिंग में, और एक तो ऑक्सीजन आएगा रिंग में। तो ये फ्रक्टोज क्या बनाएगा? 5 मेंबर्ड रिंग। और ग्लूकोज क्या बनाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड में 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, लाइक दिस। समझ रहे हैं क्या? फ्रक्टोज में यही चीज कीटोन के साथ होगी जो यहां पे एल्डिहाइड के साथ कर रहा है ये OH। अभी हमने यही लिखा है कि कोई एक OH एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ एक हेमी एसिटल बनाएगा या हेमी कीटल बनाएगा। और इसको इंट्रामोलिकुलर क्यों बोले? क्योंकि हमने अल्कोहल कहीं बाहर से लेके नहीं आए, खुद इसके पास ही OH पड़ा हुआ है, तो इसको किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत थोड़ी ना है। जैसे अभी अपन ने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था चैप्टर में, तब अपन अल्कोहल का रिएक्शन करवाते थे किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ। ये मैंने लिया था ना अभी अल्कोहल, मैंने बोला ना कि ये अल्कोहल यूज करेंगे कीटोन के साथ, उसमें अपन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करते थे लाइक CH3OH। तो वहां पे अल्कोहल अलग से लेना पड़ता था, बट इनके पास तो अल्कोहल अपने पास ही है, तो यहीं से मिलके क्या बना लेंगे? कीटल बना लेंगे या एसिटल बना लेंगे। समझ रहे क्या? हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। दैट इज द रीजन वाई कि वो अब प्योर एल्डिहाइड या प्योर कीटोन नहीं है, इसलिए वो सारे एल्डिहाइड और सारे कीटोन के रिएक्शन शो भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के कर रहे हैं, कुछ एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन वो शो नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन बस यही था कि एक्चुअली वो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप कंप्लीट नहीं है, वो हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है। और ये हेमी एसिटल बना कैसे है? एल्डिहाइड के साथ एक कोई कार्बन जिसमें OH लगा है, उन दोनों ने मिलकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है। क्लियर है ये? ठीक है। तो इंट्रामोलिक्यूलर का मीनिंग समझाने के लिए सब बता रहा था मैं कि व्हाई वी हैव रिटन इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल और हेमी कीटल। क्लियर है ये? ठीक है, चलो एक लाइन और लिखना नीचे। एज अ रिजल्ट मोनोसैकेराइड्स हैव 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। 5 और 6 मेंबर, 6 मेंबर वाला ग्लूकोज है, 5 मेंबर वाला फ्रक्टोज होगा। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद फ्रक्टोज भी। तो 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक मेंबर कौन है? ऑक्सीजन, कंटेनिंग एन ऑक्सीजन एटम,
containing an oxygen atom, containing an oxygen atom. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, the five membered ring containing one oxygen, the five membered ring containing one oxygen, the five membered ring containing one oxygen atom, containing one oxygen atom, because of its similarity with furan, because of its similarity with furan, Furan, because of its similarity with furan, furan एक कंपाउंड है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको क्या होता है इसका, because of its similarity with furan is called furanose form, is called furanose form, OSE जोड़ देना, furanose form. And the six membered ring, and the six membered ring, furanose form, and the six membered ring containing one oxygen atom, containing one oxygen atom, because of its similarity with pyran, because of its similarity with pyran, Pyran, इसका भी फॉर्मूला देखते हैं, because of its similarity with pyran is called pyranose form, is called pyranose form, is called pyranose form. नीचे ना दोनों का फॉर्मूला लिख लेना, फ्यूरन आपका 5 मेंबर्ड वाला रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, ये फ्यूरन है, और हेक्सागोनल रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन वाले को अपन पायरन बोलते हैं. तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेना, ये पायरन होता है और ये फ्यूरन होता है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है विथ वन ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर्ड रिंग है विथ वन ऑक्सीजन. तो क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी 5 मेंबर वाले के साथ होगी, तो 5 मेंबर वाले को अपन क्या बोलेंगे, फ्यूरानोस फॉर्म, और 6 मेंबर वाले रिंग को क्या बोलेंगे अपन, पायरनोस फॉर्म. है वो पायरन नहीं, पर सिमिलैरिटी उसकी स्ट्रक्चर जो है 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन है, ऐसा हमारा पायरन भी होता है, इसलिए ग्लूकोज को अपन पायरनोस फॉर्म बोलते हैं. क्या बोलेंगे, पायरनोस फॉर्म. फ्रक्टोस में 5 मेंबर का रिंग बनेगा तो उसको बोलेंगे अपन फ्यूरानोस फॉर्म ऑफ फ्रक्टोस. समझ रहे हैं क्या, पायरनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्यूरानोस फॉर्म ऑफ फ्रक्टोस. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लेंगे साइक्लिक. दोनों बना लो, यहां पे अल्फा लिखा है और यहां बीटा लिखा है. नेक्स्ट मैं आपको अल्फा बीटा का मीनिंग बता देता हूं, पर पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर हम अल्फा बीटा लिखते हैं. ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है और इसी को ऐसे घुमा करके जोड़े हैं, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है. 2 आइसोमेरिक फॉर्म लिखे थे ना, अल्फा एंड बीटा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कौन, हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर. बट क्लोज स्ट्रक्चर से अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको लिखेंगे अपन. पहले ये डायग्राम बना लो. स्ट्रक्चर बनाना, फिर आप लोग अल्फा बीटा को ऑब्जर्व करना कि क्या चेंज दिख रहा है आपको दोनों स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो पहले बना लो.
क्या डिफरेंस दिख रहा है अल्फा बीटा वाला? कहाँ पे OH का? फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड में अल्फा बोलते हैं और OH लेफ्ट साइड में बीटा, यही उसका वो है डेफिनेशन। ठीक है, लिखना नीचे। ड्यूरिंग हेमीएसिटल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग हेमीएसिटल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग हेमीएसिटल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग हेमीएसिटल फॉर्मेशन, ऐसा लिखेगा ना C5OH, मतलब पांचवा कार्बन जिसमें OH लगा हुआ है, C5 बॉन्ड OH of glucose, C5OH of glucose combines with C1 aldehydic group, combines with C1, पहला वाला C1 है जो aldehydic group है, combines with C1 aldehydic group, combines with C1 aldehydic group, full stop. As a result C1 becomes chiral, C1 becomes chiral, है ना, C1 chiral, चार अलग अलग ग्रुप है उसके पास, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ ये है और यहां पर ऑक्सीजन है। As a result C1 becomes chiral, या आप एसिमेट्रिक भी लिख सकते हैं ना, ये एसिमेट्रिक कार्बन बन चुका है। C1 becomes chiral and thus has two possible arrangements of, and thus has two possible arrangements of, and thus has two possible arrangements of H and OH group, H and OH group around it। दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, आपको यहां पे दिख रहा है कि OH राइट में है, H लेफ्ट में, यहां पे OH लेफ्ट में है, H राइट में है। तो टू पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ H and OH around it, full stop. In other words D-glucose exists in other words D-glucose
exist in D-glucose exists in two stereoisomeric forms, that is alpha D glucose and beta D glucose. हाइफन देना बीटा डी के बीच में, अल्फा और डी के बीच में. Two stereoisomeric forms, alpha D glucose and beta D glucose. दोनों में डिफरेंस भी लिख रहे थे. अल्फा डी में राइट साइड में तो एक लाइन लिखना उसके लिए. इन अल्फा डी ग्लूकोज the OH group at C1, the alpha D glucose, in alpha D glucose, the OH group at C1 is towards right, OH group at C1 first carbon pe is at right, while in beta D glucose, the OH group at C1, is towards left, full stop. Such a pair of stereoisomers which differ in configuration only around C1. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस C1 में configuration का थोड़ा सा डिफरेंस है. Only around C1 are called anomers. How is it different from enantiomer? Enantiomer भी पढ़े ना अपन. क्या थे enantiomers? जो सुपर इम्पोज क्या हो जाते हैं, नहीं होते हैं. और क्या डिफरेंस है? वो मिरर इमेज होते हैं ना एक दूसरे के. मतलब अगर ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है तो इसका एनांशियोमर क्या होगा? अल्फा एल माइनस ग्लूकोज. समझ रहे हैं क्या? वो उसका एनांशियोमर होगा. बट यहां पे सिर्फ C1 वाले में चेंज आ रहा है, तो इन दोनों को एनोमर बोल रहे हैं. और एनांशियोमर्स में मिरर इमेजेस होते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, उसको अपन एनांशियोमर बोलते हैं. एक डेक्सोरोटेटरी होता है, दूसरा लीवो. यहां दोनों ही डेक्सोरोटेटरी हैं, तभी तो देखो ब्रैकेट में दोनों की क्या है? प्लस, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज थोड़ी ना ये दोनों. सिर्फ कार्बन 1 पर कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है. अगर ये दोनों मिरर इमेज होते तो हर कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन का फर्क होता. ये वाला OH आपको यहाँ पे राइट में दिख रहा है, अगर ये इसका मिरर इमेज होता तो ये वाला OH लेफ्ट में होता. बट ऐसा नहीं है. दीज आर नॉट मिरर इमेजेस. इसमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे OH का पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए उस कार्बन को अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं. एंड दी स्टीरियोआइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स. ठीक है, क्या लिखे? आर कॉल्ड एनोमर्स. तो एनोमर्स एनांशियोमर्स अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. And the carbon is called, and the C1 carbon is called anomeric carbon. And the C1 carbon is called anomeric carbon. And the C1 carbon is called anomeric carbon. ठीक है. अभी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो फिशर फॉर्मूला था. जो आपने पीछे स्ट्रक्चर बनाया ना, ये वाले, दे आर नोन एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. नीचे लिख लो, नीचे उसके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. एक और तरीका इनको रिप्रेजेंट करने का, और उसको अपन कहते हैं हैवॉर्थ स्ट्रक्चर, जो ये बने हुए हैं, है ना. और ये पायरन जैसा ही है, इसलिए अपन देखो क्या नाम दे दिया इसका. अब नया नाम आ गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज. अब समझे पायरानोज फ्यूरानोज क्यों लिखा था अपन ने पीछे? क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है. किसके जैसा? इसके जैसा, जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है. तो ये इसके जैसा है, मतलब सिर्फ उसी
वे में उसके जैसा है कि ये भी 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, बस यही दोनों में सिमिलैरिटी है, बाकी ये दोनों अलग है ना, प्रॉपर्टी वाइज, नेम वाइज, हर हर एस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ओनली इन वन वे दे आर सिमिलर टू ईच अदर, और वो बस क्या है कि दोनों ही 6 मेंबर्ड रिंग है विथ 1 ऑक्सीजन इन इट। दैट इज वाई बस इसलिए पायरानोज नाम दे दिए, नहीं भी देते तो भी चल जाता, जबरदस्ती का पायरानोज फिरानोज घुसा दिए, बाकी और कोई काम नहीं है उसका। समझ रहे हैं क्या? चल रहे थे ग्लूकोज की क्या दिक्कत थी पायरानोज फुरानोज ला करके, ठीक है। तो ये आपका हैवॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। कहा है वो एनोमेरिक कार्बन? देखा आपको एनोमेरिक कार्बन कहां पर है? राइट मोस्ट, ये वाला। इसमें देखो OH नीचे, इधर ऊपर। वहां राइट लेफ्ट बोल रहे थे, यहां पे बॉटम टॉप बोल देना, ठीक है। पायरन मत बनाना ना, वो पायरन पीछे बना चुके ना, पायरन एंड फ्यूरन का डायग्राम। सीधा यही दोनों स्ट्रक्चर बनाइए, और इसके नीचे इसका नाम लिख देंगे हैवॉर्थ फॉर्मूला। वो था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसका नाम लिख लेंगे हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वही है ना, उसको बस अलग तरीके से बनाया है बस। फर्स्ट कार्बन पांचवा कार्बन आपस में जुड़े, छठवां ब्रांच में चला गया है ना। और 6 मेंबर रिंग का मतलब है 5 कार्बन इन दी रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, टोटल 6 मेंबर्स। तो अब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर भूल जाएंगे, है ना। पर उसका क्वेश्चन आ सकता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का एविडेंस क्या था, तो जो लास्ट क्लास में अपन ने 4-5 पॉइंट लिखे वो लिखेंगे। और अगर पूछता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस क्या है, तो अपन फिर आज जो 3 पॉइंट लिखे वो लिख करके आइदर फिशर फॉर्मूला बना देंगे या तो हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बना देंगे। समझ रहे हैं क्या? पर अब जो स्ट्रक्चर करेक्ट है वो यही है, ये वाला या फिर फिशर फॉर्मूला, ठीक है। तो फिशर और हैवॉर्थ कुछ अलग नहीं है, बस ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, दैट्स इट। डन हो गया। बढ़ो आगे। ये ग्लूकोज पूरा हो गया ना। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज का भी जैसा हमने अभी ग्लूकोज पढ़ा ना, इधर देखो, जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा वैसे ही फ्रक्टोज भी है। अंतर क्या क्या आएगा देखना, अब यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है, ये देखना कीटोन आपको, तो ये ऊपर नहीं हो सकता, ये सेकंड नंबर पे ही होगा। अब जब यहां पर चेन बनेगी, सुनो इधर, जब यहां पे चेन बनेगी तो कैसे बनेगी? ये वाला OH के साथ ये वाला कार्बन के साथ हेमी कीटल बनेगा। क्या बनेगा? जैसे वहां पे हेमी एसिटिल बन रहा था C1 और C5 के बीच में, यहाँ C1 और C5 के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि कीटल C1 में है ही नहीं, कीटल कहाँ है? C2 में है। तो C2 और C5 मिलकर एक क्लोज चेन बनाने वाले हैं। तो अब इसके पास कितने मेंबर रिंग होंगी? 1 2 3 4 और ऑक्सीजन 5। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ये हो जाएगा इसका फिशर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? और ये इसका हैवॉर्थ। अब फिशर फॉर्मूला एक बार स्टडी करो कैसा हो रहा है। पांचवा कार्बन कीटोनिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये एक इधर चला गया ब्रांच में। अभी तक सिर्फ एक ही ब्रांच था यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ब्रांच हो गए, पहले और आखिरी में। मैं क्लियर? ठीक है, तो देखो ये D- लिखा है ना, वहां पर क्या लिख रहे थे? D+। और हमने बात की थी कि फ्रक्टोज D- होता है। डी और एल का प्लस माइनस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, है ना, कि डी वाले प्लस होते हैं एल वाले माइनस होते हैं, ऐसा नहीं है।
डी वाले प्लस होते हैं ग्लूकोज में, डी वाले माइनस होते हैं फ्रक्टोज के केस में। अब देखो नया नाम फ्रक्टोज का क्या हो गया, फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि वो फ्यूरन जैसा है। किस किस वे में उसके जैसा है कि 5 मेंबर्ड रिंग है। जैसे फ्यूरन में भी 5 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। इन द सेम वे ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। क्लियर है ये? तो ये उसका सीधा बना लो फिशर फॉर्मूला, और ये बना लो हेवॉर्थ। नो नीड टू ड्रॉ दिस, है ना, ये तो है ही नहीं ना सही स्ट्रक्चर, सो क्यों बनाएंगे। फ्रक्टोज साइड डाल लिए। अब तक ग्लूकोज पढ़ रहे थे अपन, ग्लूकोज का प्रिपरेशन पढ़ा हमने, ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर, चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, एनोमर्स, ये सब पढ़ लिए। फ्रक्टोज ऊपर वाला कौन सा है, फिशर, है ना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और नीचे वाला हेवॉर्थ, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और यहां भी अल्फा बीटा देख लेना, अल्फा बीटा किसमें देखोगे, अल्फा बीटा अब आप कौन सा कार्बन देखोगे, C2। वहां C1 देख रहे थे क्योंकि वहां पर कीटल किसके, एसिडल किसके साथ बना था, C1 के साथ। तो वहां पे आप कार्बन नंबर 1 को देख रहे थे कि उसमें OH राइट में है तो अल्फा, OH लेफ्ट में है तो बीटा। यहां पे आप कार्बन नंबर 2 को देखोगे, कार्बन नंबर 2 में OH राइट में है तो अल्फा, कार्बन नंबर 2 में OH लेफ्ट में है तो बीटा। क्लियर है ये? क्योंकि वहां पे कार्बन नंबर 1 वॉज किराल, यहां पे कार्बन नंबर 2 इज किराल। अरे सुन रहे हो? तो ये दोनों हमारे मोनोसेक्राइड्स, कुछ ओलिगो देखते हैं और कुछ पॉली वाले भी देखते हैं, तब कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा हमारा। समझ रहे हैं क्या? इसके क्वेश्चंस देख लेंगे कैसे आते हैं, ठीक है, पेपर में। बन गया क्या?
बढ़ो आगे। तुम लोग को न्यूक्लियस का नहीं मिला है कि एटम का नहीं मिला है? एक ही बस तेरे को ना मैडम, एक एक ना एटम का भी निकाल देना, और एक एटम का बस। डन। चलो नेक्स्ट है नाला सुक्रोस। डाइसेकेराइड्स है ना, ओलिगो का एक एग्जांपल डाइसेकेराइड। जा बोल क्या जल्दी से, जा दौड़ दौड़। ठीक है, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो उन्हीं दोनों का लिंकेज बनाकर ही सुक्रोज बनता भी है, उन्हीं दोनों से बना है, और टूट के उन्हीं दोनों को बनाएगा भी। ठीक है, तो ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। उन दोनों के बीच में एक तरह का पॉलीमर बना है, बोल सकते हैं। पॉलीमर तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं, पर यहाँ दो ही जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है ये? सुक्रोज का एक लाइन लिखना पहले, फिर ये डायग्राम बनाना नीचे। सुक्रोज के बारे में लिखना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सुक्रोज का? C12H22O11, ऑल्सो नोन एज केन शुगर। ये दोनों नाम लिख लो इसके, फॉर्मूले और नाम। केन शुगर या C12H22O11, हाइफन डाल के लिखना नीचे। ऑन हाइड्रोलिसिस विथ ऑन हाइड्रोलिसिस विथ on hydrolysis with dilute acid on hydrolysis with dilute acid on hydrolysis with dilute acid और एंजाइम, और एंजाइम, एंजाइम का नाम लिखना इन्वर्टेज, और एक और नाम है इसका सुक्रेज। ये एंजाइम्स के नाम उनके मॉलिक्यूल के ऊपर ही रहते हैं, जैसे माल्टोज के लिए माल्टेज होता है, आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज होता है। ठीक है, मतलब उनके नाम उनके मॉलिक्यूल से ही आते हैं जिनको वो हाइड्रोलाइज करते हैं। जैसे सुक्रोज को सुक्रेज करता है, तो नाम उसका इसलिए सुक्रेज पड़ा है। ठीक है, तो एंजाइम इन्वर्टेज और सुक्रेज, कॉमा, इट गिव्स एन इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ, इट गिव्स एन, ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम इन्वर्टेज या सुक्रेज, it gives an equimolar mixture of, equimolar mixture of D plus glucose, D plus glucose and D minus fructose, D plus glucose and D minus fructose। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।